अच्छा उद्योग माननीय मेयर ने लिया और इसके लिए हम सब सहमत हैं क्योंकि शहर सबका और हमारा सबका मिलके है। लेकिन जब हम लोग शहर को एक नेशनल इंपॉर्टेंस में लाना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा उद्योग भी लेना होगा। जब माननीय मेयर जी ने ये बात रखी सिलीगुड़ी को स्ट्रेटेजिकली और ज्योग्राफिकली की जो इम्पोर्टेंस हम लोगों को बताया ये वास्तव में है। सिलीगुड़ी शहर वास्तव में आज उत्तर पूर्वी भारत का गेटवे है और विभिन्न बॉर्डर्स इंटरनेशनली और नेशनल बॉर्डर्स इस पर लगते हैं। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं हमने बहुत आशा रखी थी माननीय मेयर जिस हिसाब से काम कर रहे हैं हमें लगा था कि ये बजट बहुत ही अलौकिक होगा और वंडरफुल होगा। लेकिन जैसे ही हम बजट के अमाउंट को देखते हैं 318.66 करोड़ का तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये अमाउंट से मुझे नहीं लगता है कि नेशनल इंपॉर्टेंस में सिलीगुड़ी को ले जा सकता। हो सकता है बहुत लोग मुझसे तफात रखते हो लेकिन सिलीगुड़ी को अगर वो स्तर तक ले जाना होगा तो निश्चित तौर पर ये बजट की जो राशि है इसको बहुत बढ़ाना पड़ेगा। आज सिलीगुड़ी शहर को माननीय मेयर ने पहले ही बताया कि ये पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। लेकिन कलकत्ता का जो बजट है उसको देखते हुए आधा भी नहीं है तो वास्तव में सिलीगुड़ी को इंपॉर्टेंस दिलाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ये माननीय मेयर अपने संज्ञान में ले लो। और मैं बताना चाहता हूं 318 करोड़ का बजट सिलीगुड़ी के लिए पर्याप्त नहीं है। कम से कम भी 1000 करोड़ का बजट यहाँ होना चाहिए था जिससे हम लोग एक स्तर पर हम लोग आ सकते थे। उसके बाद माननीय मेयर साहब को बताना चाहता हूं चेयरमैन जी के माध्यम से कि सिलीगुड़ी हो सकता है कि उत्तर पूर्वी भारत का एक बड़ा शहर हो सकता है। कलकत्ता प्रदेश की राजधानी है लेकिन सिलीगुड़ी शहर को मैं उत्तर पूर्वी भारत की रानी मानता हूं क्योंकि ये कॉरिडोर है और यहाँ का ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मेयर जी ने 318.66 करोड़ का जो बजट पेश किया है उनकी अदाई वो कहां से करेंगे ये भी मैं जानना चाहूंगा। क्योंकि आप देखिए सिलीगुड़ी कॉर्पोरेशन जहां से अदाई करेगा टैक्स के माध्यम से उनका सोर्स बहुत लिमिटेड है। आज लिमिटेड सोर्स में भी मैं देखता हूं कि पहले जब आप बोर्ड में नहीं थे मतलब बोर्ड की जब आपके पास संज्ञा कम थी तो आपने कहा था कि आप म्यूटेशन टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन आज वही म्यूटेशन टैक्स आप बढ़ा रहे हैं उसको माफ करने के बजाय आपने उसको आधा तौर पर बढ़ा दिया है। ये भी किंतु पब्लिक के बीच में अच्छा रूमर नहीं गया है। पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे क्योंकि आपने पहले भी कहा था जो बोर्ड के आपके सदस्य थे। लेकिन आज ठीक है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री भी कहती आई है कि बेनिफिशियरी स्कीम्स चल रही है तो वो इतना बजट आपको नहीं देता है। तो आपका क्या सोर्स है ये भी आप मुझे बताएंगे इससे हम जाकर जनता के मुझे बता पाए क्योंकि जनता ने आपको बड़े ही मैंडेट से यहाँ पे भेजा है वो आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखती है। फिर हम लोग आते हैं साहब आप देखिए होल्डिंग टैक्स में ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम है बहुत से लोग होल्डिंग टैक्स देना चाहते हैं लेकिन क्या होता है उसमें कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कोविड के बाद आपने देखा बहुत से लोगों का रोजगार छूट गया है। आज बहुत से जो व्यापारी प्रतिष्ठान है वो बंद हो गए हैं। लोग देना चाहते हैं लेकिन इनका रिव्यू अगर किया जाए इसकी अगर आप कमेटी बना करके रिव्यू करें तो बहुत से लोग आपको टैक्स देंगे। जैसे माननीय मैंने पहले भी कहा इनका 16 करोड़ का जो अदाई करने का था उसमें 10 करोड़ यह कर पाए हैं 6 करोड़ अभी भी बाकी है। तो अगर 6 करोड़ उठाना है हो सकता है उसमें कम अमाउंट उठे लेकिन बहुत से लोग आग्रह कर रहे हैं। यहाँ बहुत से नए काउंसिलर आए हैं ये समस्या उनके सामने भी आ रही है। अगर रिव्यू के माध्यम से आप कमेटी बना लें अगर कमेटी उस पर देख रेख करके उस पर पैसा उठाने का प्रयास करे तो निश्चित तौर पर पैसा उठेगा ये मैं मानता हूँ। और हम लोग यहाँ विपक्ष में इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग विरोधता करेंगे। हमारा मुख्य काम है आपने जो बजट पेश किया है उसमें जो भी त्रुटियां रही होगी आपका दृष्टि आकर्षण हम लोग करते हैं। मात्र हम हल्ला और शोर शराबे विश्वास नहीं रखते। तो माननीय मेयर साहब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो ये बजट में कहीं भी नहीं लिखा गया है वो ट्रेड लाइसेंस है। आपको बता देना चाहता हूं माननीय चेयरमैन के माध्यम से कि ट्रेड लाइसेंस एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आज कोई भी व्यापारी हो या कोई भी प्रतिष्ठान काम करना चाहे तो बिना ट्रेड लाइसेंस को हिल डुल नहीं सकता।
लेकिन उसके साथ ही आपने ऑनलाइन की सेवा चालू कर दी, जिसमें इतनी ज्यादा कैटेगरी हो गई है कि लोगों को अभी वहां पे कितना अमाउंट भरना वो समझ नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सिलीगुड़ी शहर में चालू हो चुकी है। तो मेरा आपसे निवेदन है माननीय मेयर साहब कि कम से कम जब तक ये पूरे तरीके से ये अपलोड ना हो जाए की कैटेगरी, आप कम से कम ऑफलाइन का भी एक माध्यम चालू रखें। इससे क्या होगा कि लोग तो पैसा देना चाहते हैं लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा पैसा कहाँ दे। इसके लिए कम से कम आप एक कैंप लगवाइए विभिन्न व्यापारी प्रतिष्ठानों में, वहां जाके लोग समझेंगे कैसे ऑनलाइन भरना है। आज यहाँ पे MIC ट्रेड लाइसेंस को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं उनसे भी कहूंगा कि जो जटिल तरीका अगर इसके बाद में उनसे भी पूछा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि बहुत से व्यापारी हमसे मिलते होकर नहीं पा रहे। इसके लिए आप विभिन्न इलाकों में कैंप लगाइए, उनको समझाइए। और माननीय मेयर साहब, सबसे बड़ी असुविधा इसमें क्या है कि दलाल चक्र चालू हो चुका है। आपके संज्ञान में ला देता हूँ, क्योंकि आम लोग तो नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी न किसी लोगों के पास जाते हैं, तो वो क्या होता है वहां से उनसे ज्यादा पैसा लेते हैं, फिर जाके उनकी क्या सेटिंग हो पता नहीं, वो करके ले आते हैं, किंतु व्यापारी नहीं कर पा रहे। ये सबसे बड़ा इश्यू आज के दिन में है। और लेट फाइन का ही मुद्दा है, व्यापारी पैसा देना चाहता है, वो आपको फीस देना चाहता है, लेकिन जो कि वो कर नहीं पा रहा है तो लेट फाइन उस पर लगा दिया जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ऐसी सुविधा की जाए कि व्यापारी कम से लेट फाइन से भी बचे, क्योंकि सिलीगुड़ी और व्यापारी कम से कम ट्रेड लाइसेंस के लिए तो तैयार रहता है। और होल्डिंग के लिए मैंने आपको इससे पहले बताया, अगर आप उसमें बढ़िया से अगर टीम बना दे तो निश्चित तौर पे लोग पैसा देने तैयार है, ये मुझे लगता है। और अब PWD की बात करता हूँ। PWD में जो एलोकेशन आपने किया मेयर साहब, आप देखिए सिलीगुड़ी का सबसे महत्वपूर्ण बोरो 2 नंबर बोरो आता है, जिसमें इस बार के बोर्ड में महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो के लोग बैठे हैं। माननीय डिप्टी मेयर साहब यहाँ पे हैं, 3 MIC है, और सौभाग्य मेरा है कि विरोधी दल नेता होने आते हैं, मैं भी 2 नंबर बोरो से ही आता हूँ। लेकिन विभिन्न तरीके से आपने जो एलोकेशन किया है 2 नंबर बोरो, उसमें बड़ा ही वंचित है। वहां पे आपने ना कोई भी ड्रेन, रास्ता, किसी प्रकार का एलोकेशन आपने नहीं किया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार से 2 नंबर बोरो शहर का बहुत बड़ा प्राण केंद्र में मानता है, क्योंकि उसके अंदर हिलकाट रोड, सेवक रोड, उसके अंदर बर्धमान रोड, वाणिज्य केंद्र बड़े बड़े आते हैं, फूड बिजनेस सबसे बड़ा आता है वहां पे। लेकिन वो देखते हुए आपने किसी प्रकार का एलोकेशन नहीं किया। अगर ये इलाके स्तब्ध हो जाएंगे माननीय मेयर साहब, तो कैसे सिलीगुड़ी शहर आगे बढ़ेगा? ये सबसे ज्यादा टैक्स पेयर भी इन रहते हैं, और गर्व का विषय है बड़े बड़े पोर्टफोलियोज भी हमारे वहीं से आ रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कम से कम इन इलाकों में विशेष तौर पर आप ध्यान दें, क्योंकि यही लोग हैं जो आपको सहायता कर पाएंगे। मैक्सिमम व्यापारी लोग रहते हैं और उनके पास भी हम लोगों को पहुंचना चाहिए। বাড়ি আমরা যারা জনপ্রতিনিধি বললেন, একজন আমাদের বিরোধী দলটা বলেছেন ঠিকই, যে নির্বাচনে জেতার পরের দিন থেকেই মানুষ কিন্তু পরিষেবার জন্য, উন্নয়নের জন্য দিন রাত কিন্তু মানুষ আমাদের উপর চাপ দিচ্ছেন, মানুষ বলছে। এটা স্বাভাবিক বিষয় এবং এটা কোনো কারণ দীর্ঘ সময় অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিলেন, মানুষ এখানে জনপ্রতিনিধি ছিলেন না। অবশ্যই মানুষের এই জায়গাটায় আমরা মানুষের এই বিষয় তাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করি, কিন্তু আমাদের দিকেও যে সীমাবদ্ধতা আছে সেটা আমি বাজেট সভা ডাকবো, যে আগামীতে এই সমস্যাটা সমাধান করবার জন্য অনেক বেশি দৃষ্টি দেওয়া দরকার। মাননীয় মেয়র সাহেব তিনি যখন SGD এর চেয়ারম্যান ছিলেন, আমার মনে আছে যে তিনি গত আমি ওই আমাদের বড় মিটিংয়ে 4 নম্বর বড় কমিটির মিটিংয়ে মাননীয় মেয়র সাহেব সুন্দরভাবে বলেছেন, একটা কথা খুব ভালো লেগেছে, যে পাট্টার বিষয়ে তিনি আমাকে বলেছেন স্পেসিফিক, যে তোমার ওয়ার্ডে তুমি দেখো 2টো অংশে গরিব মানুষরা বসবাস করে, পাট্টার বিষয়টা তুমি উদ্যোগ নাও। আমি বলছি ঠিকই, এই জায়গাটা রেলে জমিতে আজকে শিলিগুড়িতে লক্ষাধিক মানুষ রেলের জমিতে বসবাস করে, তবে তাদেরকে বিগত বোর্ড আমরা হোল্ডিং নাম্বার, তাদের জলের বিষয় এবং বিদ্যুৎ কানেকশন বিভিন্ন বিষয় কিছু জায়গাতে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা আজকে এই যে রেলের জমিতে বসবাসকারী মানুষ, তাদের কি হবে? তাদের হাউজিং ফর অল এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে কিংবা অন্য প্রকল্পে কিভাবে যুক্ত করা যায় রেলের জমিতে বসবাসকারী মানুষ, এই বিষয়টি দেখবেন আমি এখানে উত্থাপন করবো। মাননীয় মেয়র সাহেব যখন তিনি SGD এর চেয়ারম্যান ছিলেন, আমার মনে আছে তিনি একসময় বলেছিলেন যে বাগড়াকোট যে আজকে রেল লাইনের যে জায়গাটি আছে, আমরা যারা ওই অংশে বসবাস করি, একসময় যখন বাগড়াকোটের রেল লাইনটা খুব স্বাভাবিক ছিল, আমরা সেখান দিয়ে অনায়াসে চলে আসতে পারতাম। কিন্তু আজকে যদি আমরা কর্পোরেশনে আসতে হয় আমাদের ওই অংশ থেকে,
আমাদের সুভাষপল্লী দিয়ে ঘুরে আসতে হয়, আর না হলে হচ্ছে আমাদের ফ্লাইওভার দিয়ে ঘুরে আসতে হয়। দেখবেন আজকে এখানে একটা মিনি ফ্লাইওভার করবার এক সময় কথা বলেছিলেন মাননীয় মেয়র, যখন তিনি এসডিএ চেয়ারম্যান ছিলেন। আমি স্মরণ করিয়ে দিলাম যে এই জায়গার মানুষের সমস্যাটা এখানে আছে। এনবিডিটির কথা বলা হয়েছে, বিভিন্ন উন্নয়নের কথা বাজেটে তার আলোকপাত করা হয়েছে। এনবিডিটি কোথায় কাজ করছে শিলিগুড়িতে, আমাদের কর্পোরেশন এলাকায়, তার দেখবেন বিষয়টা জানাতে পারলে ভালো হয়। মহানন্দা, জোড়াপানি, ফুলেশ্বরী, মহিষমারি, পঞ্চমে, এই নদীগুলো দেখবেন সংস্কারের বিষয় বলা হয়েছে খুব কারেক্টলি। মাননীয় মেয়র সাহেব খুব এটাকে খুব সঠিকভাবে এখানে এই বাজেট প্রস্তাবনা তিনি বলেছেন। কারণ আজকে শিলিগুড়ির আজকে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু দেখবেন এটাও তো আমি উল্লেখ করতে চাই, দেখবেন এক সময় যখন এই শিলিগুড়িতে তৎকালীন সরকার, বিগত সরকার যে বামফ্রন্ট সরকার, সে সময় দেখবেন আমাদের যখন গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে মহানন্দা এবং মহিষমারি, ফুলেশ্বরী, জোড়াপানি, পঞ্চদই এই নদীগুলোকে সংস্কার করবার উদ্যোগটা নিয়েছিল। এবার সে সময় কিন্তু আমরা সকলেই জানি মাননীয় মেয়র সাহেব তৎকালীন এসডিএ চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি সেই সময় খুব কারেক্টলি, তাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই, ওকে আমরা অভিনন্দন জানাই ওনাকে। উনি সে সময় যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে একটা এনকোয়ারি টিম উনি গঠন করেছিলেন। কিন্তু সেই যে টাকাটা তছরূপ হয়ে গেল, সেই 200 কোটি টাকা, সেই সময়কার টাকা, আমরা জানি না আজ পর্যন্ত তার কোনো আমরা বিষয় আমরা দেখতে পারলাম না। আমি সেই বিষয়টা একটুখানি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার আমি কথা বললাম। দেখবেন এক